हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का जो ज्योग्राफी सेक्शन होता है उसमें एक चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 को डिटेल में, काम की बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आगे की स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए। तो चैप्टर 2 है इसमें ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब आप ऐसे समझिए कि जैसे पृथ्वी आप देखते हैं तो पृथ्वी का एक शॉर्ट फॉर्म, छोटा रूप देख सकते हैं आप ग्लोब में। अब साइड में देख सकते हैं। तो पिछले जो अध्याय था उसमें हमने पढ़ा है कि सौरमंडल कैसे बना, सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, आकाशगंगा कैसे बनी, आकाशगंगा का नाम क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम देखते हैं ग्लोब, जो कि अर्थ को मेजरमेंट करने के लिए कि कौन सी स्थिति किस जगह पर है, पर्वत कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, कौन से देश की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो सब ये ग्लोब पर अक्षांश, देशांतर, तो ये सब डिटेल चैप्टर 2 में हम आराम से देखेंगे। चलो देखते हैं, एक बार इसको डिटेल करते हैं इसमें। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, जो हमारी पृथ्वी है आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जब आप इसके नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो थोड़ी चपटी दिखेगी, थोड़ी दबी हुई। जब मध्य में देखेंगे थोड़ी ऊपर की उठी हुई दिखाई देगी। आप ग्लोब में देख सकते हैं। आप ऐसे समझिए, जब आप उत्तर से दक्षिण की डायरेक्शन में इसको देखते हैं तो जो सिरे होते हैं वो दबे मिलेंगे और जो मध्य पोर्शन होता है उभरा हुआ मिलेगा। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती होगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए या आप ग्लोब दिया है इसको आराम से देखिए, या फिर अपने आसपास जो स्टेशनरी की शॉप होती है वहाँ से आप ग्लोब को परचेज करके आप उसको ईजिली देख सकते हैं। पृथ्वी ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का एक लघु रूप, जिसको आप वास्तविक रूप, प्रतिरूप देख सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये जो पॉइंट दिया गया है ये नोट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्लोब कैसे होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉकेट ग्लोब होते हैं, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, बाई बाई करके ले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ गुब्बारे टाइप भी होते हैं जिनमें हवा भर जाती है तो आपको दिखने लगते हैं, जब हवा निकाल दे तो फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें एक आसान से मतलब आसानी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ग्लोब स्थिर नहीं होते। आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कई बार पॉइंट आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो उसमें अगर ये आ जाए कि ग्लोब स्थिर नहीं होते तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि स्थिर का मतलब है जो एक जगह सटीक है, जिसको इधर उधर नहीं ले जा सकता। ठीक है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया और लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों और उनको सही आकार में दिखाया गया है। भाई एक्चुअल में हम पृथ्वी को नहीं देख सकते कंप्लीट वे में, तो उसको एक प्रतिरूप देने के लिए हमने ग्लोब का निर्माण किया, जिसपे हम देश, महाद्वीप और महासागर, पर्वत, मैदान, इन सबको इजीली देख सकते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। भाई ग्लोब क्या है, एक सर्कल टाइप ही होता है, तो इसमें बताया गया है कि कंप्लीट स्थिति का वर्णन करना ग्लोब पर आसान नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किस स्थान की स्थिति हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ बिंदु और रेखाओं की हमें आवश्यकता होगी। आप देखें कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। आप ग्लोब को देखते हैं, मैं ग्लोब से बात करता हूँ। आप ग्लोब को देखते हैं तो उसमें ग्लोब थोड़ा तिरछा होता है, बीच में एक निडल और ग्लोब तिरछा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अक्ष। जिस पे पृथ्वी टिकी हुई है, झुकी हुई है 23 हाफ झुकी हुई है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सिस। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी और दक्षिणी, उनको हम नाम देते हैं ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर हम घुमा सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की जो निडल होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण वाले को दक्षिण ध्रुव। अब इसमें बताया गया है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर आप
पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। तो देखिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात है। इसमें बताया है कि पृथ्वी जो घूमती है अपने एक्सिस पर तो किस डायरेक्शन में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी की दिशा घूमने की क्या होती है, तो पश्चिम से पूर्व। ठीक है, यहीं से बेसिक स्ट्रोंग होते हैं आपके। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एज्यूम करके मान रखा है हमने, यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब पर 2 बराबर भागों में बांटी जाती है, जिसे हम विषुवत व्रत कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर वाले जो आधा भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग होता है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, विषुवत व्रत लिखा है इधर, आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोल देंगे आप उत्तरी गोलार्ध, और नीचे गोलार्ध का मतलब होता है आधा भाग, तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर दिशा में जो बना हुआ है उसको उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग। ठीक है, ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इसके द्वारा हम पृथ्वी की जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विषुवत व्रत से ध्रुव तक सभी स्थित समांतर व्रतों को हम अक्षांश कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, जो समांतर व्रत होते हैं, तो ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं इनको आप बोलते हैं अक्षांश। ये समांतर रेखाएं होती है। आप अक्षांश से ये बात समझिए, समझने वाली बात है कि आप वन वर्ड में अक्षांश को कैसे समझेंगे। ग्लोब पर जो समांतर रेखाएं खींची जाती है, ग्लोब पर जो समांतर रेखाएं खींची जाती है, समांतर रेखाएं वे होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश कौन से होते हैं। जो समांतर रेखाएं खींची होती है ग्लोब पर, उन्हीं को आप अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांशों को हम अंश में मापते हैं। अब देखिए आगे, विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, क्योंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 भाग है। इसमें बताया गया है, क्योंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के जो बीच की दूरी है वो पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 भाग होता है। ठीक है, आप इसको क्लियरली ऐसे समझिए, जो ध्रुवों के बीच की दूरी होती है वो पृथ्वी के चारों ओर का जो व्रत होता है उसका 1/4 होता है। अतः इसका माप 360 डिग्री यानी 1/4 यानी 90 डिग्री माना जाता है, इसलिए 90 डिग्री पे माना जाता है। 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और जो दक्षिणी वाला होता है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और विषुवत व्रत की जो दक्षिण वाला पोर्शन होता है समांतर रेखाओं को, उनको आप दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के सम्मान के साथ उसकी दिशा, यानी जो उत्तरी दिशा में उसको उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी दिशा में उसको दक्षिणी अक्षांश आप कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका के देश है, में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन इनकी स्थिति थोड़ी अलग है। चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 डिग्री उत्तर में है, लेकिन जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो विषुवत व्रत के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो गया कि उत्तरी अक्षांश कौन से होते हैं, दक्षिणी अक्षांश होते हैं। 20 डिग्री अक्षांश पर ये दोनों हैं, ये क्लियर हो। लेकिन जो चंद्रपुर है ये आपका उत्तर दिशा में है, तो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये, और जो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री अक्षांश पर दक्षिण में स्थित है, इसलिए दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश और रेखाएं। व्रत जो होता है वो 0 डिग्री पर माना जाता है। ठीक है, और अगर आप उत्तरी ध्रुव माने तो 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव माने तो 90 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, विषुवत जो व्रत होता है वो 0 डिग्री पर माना जाता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी उत्तर दिशा वाला, और जो दक्षिण ध्रुव है 90 डिग्री दक्षिण वाला। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं और भी है, उन्हें देखते हैं एक बार। उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा जो होती है, जो भारत के बीच में को गुजर रही है, ठीक है, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दूसरी होती है
जो उत्तरी वाली पोर्शन है भाई विषुवत रेखा बीच में से गुजरती है 0 डिग्री पर। इसके ऊपर थोड़ा 23.5 डिग्री उत्तरी वाली उत्तर दिशा में होती है, उसको आप बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होती है। फिर विषुवत रेखा से नीचे आप आओगे तो दक्षिणी गोलार्ध में होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी, उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, फिर विषुवत वृत्त से तो जो आपकी कर्क रेखा उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री आता है, उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव पर बना होता है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं ऊपरी ध्रुव व्रत। और जो नीचे आता है आपके मकर रेखा से नीचे 66.5 डिग्री दक्षिण में, उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। उम्मीद है कि आपको क्लियर आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर अवश्य होता है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच सभी अक्षांशों के बीच में जो सूर्य होता है वो एक वर्ष में एक बार सिर पर दोपहर को होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, इसलिए उसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। उष्णकटिबंध अगर आप वो ऐसे समझिए, एक तो होता है उपोष्ण, एक होता है उष्ण। उपोष्ण का मतलब है कि विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध वाला जो सेक्शन है उसको आप बोलते हैं उष्णकटिबंध, उसको बोलते हैं आप उपोष्ण कटिबंध, मतलब ऊपर वाला। जो विषुवत वृत्त के नीचे आता है दक्षिणी वाला उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। एक बार फिर समझे, जो विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में होता है उसको बोलते हैं उपोष्ण, मतलब ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे वाला विषुवत वृत्त से नीचे उसको आप बोलते हैं उष्ण कटिबंध, जिसमें ज़्यादा गर्मी उष्मा महसूस होती है। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुवव्रत, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवव्रत के बीच क्षेत्र का जो ताप मध्यम रहता है हमेशा, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से भी कि ध्रुव की ओर जब आप जाएंगे तो सूर्य की किरणें आपको तिरछी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव जो कि उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवव्रत की जो बीच का क्षेत्र होता है दोनों सेक्शन में, ऊपर भी नीचे भी, उसमें हमेशा तापमान आपका मिडल रहेगा, मध्यम रहेगा, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच बहुत ठंड होती है। जब आप उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव व्रत होता है और एक उत्तरी ध्रुव से थोड़ा नीचे आएंगे आप पहले तो उत्तरी ध्रुव व्रत होगा। फिर ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आप जब जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा ऊपर आप मेजर करेंगे दक्षिणी ध्रुव व्रत, तो दोनों पर हमेशा के लिए हमेशा ठंड ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर, मतलब जो समतल आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ऊपर कभी नहीं उठता, इसलिए यहाँ पर शीत कटिबंध होता है। शीत मतलब ठंड ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रशांत महासागर में स्थित है टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, 20 डिग्री अक्षांश पर दक्षिण में। पर स्थिति यही है कि उनकी स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर दोनों स्थानों की दूरी कितनी है, जिसको हम देशांतर बोलते हैं। ठीक है, उत्तर से उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर कहा जाता है। देखो एक बार पॉइंट समझने वाली बात है कि अक्षांश क्या होते हैं, जो समांतर रेखाएं गोलों पर खींची जाती है उसको बोलते हैं आप अक्षांश। देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव पर मिलाने वाली जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, देखते हैं आगे। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में हम माप सकते हैं, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में। ये अर्धवर्त होते हैं। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। उनके जो बीच की दूरी, जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दूरी उनकी घटनी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है 0 डिग्री पर। ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में आता है
कि सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है देशांतरों के बीच की दूरी? 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर दशमलव 1 डिस्टेंस होती है इनकी दो अक्षांशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो जैसे ही आप 0 डिग्री से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और 0 डिग्री पर विषुवत पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, और जैसे आप ध्रुव पर चले जाएंगे तो बिल्कुल शून्य हो जाती है। यहाँ से भी देशांतर या उत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ भाई देखो सबसे हम जो टाइम मेजरमेंट करते हैं तो अक्षांश और देशांतरियों की लंबाई जो थी वो समान थी, तो ऐसे में मेजरमेंट करना आसान नहीं था। तब क्या किया कि सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज्य की वेधशाला है, एक ऑब्जर्वेटरी है, तो वहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ब्रिटेन में है एक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, तो वहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो इस यामोत्तर को हम बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर प्रधान महारेखा। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से 180 पूर्व और 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री है यहाँ पे, तो जहाँ पर भी है आप, तो उससे 180 डिग्री पर आप घूमें पूर्व दिशा में, 180 डिग्री में आप घूमें पश्चिम दिशा में, राइट। तो उसी के बारे में बात की गई है। प्रमुख यामोत्तर एवं 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जो 180 डिग्री यामोत्तर है उसको हम पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उससे जो पूर्वी गोलार्ध है पूर्व वाला सेक्शन, पश्चिम गोलार्ध में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व एवं पश्चिम के लिए अक्षर का पश्चिम का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तरों के बीच बनी ग्रिड को देख सकते हैं आप। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर इन स्थानों का पता कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप असम में आएँ। असम में एक जगह है धुबरी, जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 90 डिग्री पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। देखो इसमें क्या कहा गया है कि असम में एक स्थान है धुबरी, जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब उस बिंदु को देखें जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेगी, तो वही आपका क्या होगा, धुबरी की स्थिति सही होगी। ठीक है भैया, आप 90 डिग्री देशांतर देखें पूर्व का और 26 डिग्री इसकी स्थिति है 26 डिग्री, तो जहाँ पर दोनों काटेंगे वहीं पे स्थिति हो जाएगी धुबरी की। इससे हम एग्जैक्ट किसी लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि ये लोकेशन यहाँ पे अलॉट करती है। ठीक है, इसको समझने के लिए कागज़ पर किसी क्षेत्र, ये तो प्रैक्टिकल, आप इसको काम की बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं आपको नॉलेज ट्रैक 1.0 टेलीग्राम पर इसको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जैसे कि इधर देखें, प्रशांत महासागर है, दोनों तरफ का प्रशांत महासागर है वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे। ये नीचे हिंद महासागर, ये नीचे पोर्शन दिखाई दे रहा है +8 ये वाला, ये ऑस्ट्रेलिया और चीन के ऊपर आप आएंगे तो इधर आपका ये और सेक्शन यूरोप वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया कि भारत की स्थिति, हम भारत की बात करते हैं बस सिर्फ। भारत का जो मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। जो ग्रीनविच टाइमलाइन ब्रिटेन में भी बात की है मैंने, ऑब्जर्वेटरी, उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। आगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि 5.5 घंटे ही क्यों आगे चलता है। ठीक है, तो देखें आगे, देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से आप लगा सकते हैं, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय के एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जो हम परछाई देखते हैं दोपहर में, जब सूरज हमारे सर के ऊपर के करीब होता है तो हमें परछाई बिल्कुल नहीं दिखाई देती। सूर्योदय और सबसे कम इनकी परछाई सबसे लंबी होती है। ठीक है,
ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों में दोपहर होगा। तो उसने एक अनुमान लगाया कि जिस देश में भी, जिस जगह पर भी सूर्य सर के ऊपर होगा तो आप अनुमान लगाइए कि वहाँ पे दोपहर होगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गुप्त चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, उनका जो पूर्व वाली कंट्री हैं उनका समय पश्चिम ग्रीनविच से आगे होगा। जैसे हम हैं, हम ब्रिटेन के पूर्व दिशा में होता है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये ब्रिटेन के पूर्व दिशा में है, हम कह सकते हैं भाई हम से पश्चिम में हैं। तो इसमें बताया गया है जो ग्रीनविच के पूर्व साइड में होते हैं उनका समय आगे होगा, इसलिए हम ब्रिटेन से 5 घंटे 5.5 घंटे समय आगे रहते हैं। ठीक है, उनका जो पश्चिम है उनका पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से हम कर सकते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने 360 डिग्री अंश पर घूमती है, पूरा चक्कर लगाते हैं 360 का, तो 24 घंटे में। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री। आप 1 मिनट का निकाल लेंगे, आप एक घंटे में 15 डिग्री। अब 1 घंटे मिनट 60 होते हैं, आप 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री आएगा आपके 4 मिनट के बराबर। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तब ग्रीनविच 15 डिग्री के समय मतलब 60 मिनट आगे हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय स्थानीय मान लिया जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट निवादन नहीं है, आगे देखो। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियां समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ की स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि मध्य से गुजरने वाली किसी यामोत्तर को स्थानीय समय मान लिया जाए। इस यामोत्तर रेखा स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक जाएगा। भारत में जो स्थानीय मानक रेखा मानी गई है, प्रधान मानी रेखा भारत की मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री पूर्व मानी गई है, जो कि कहाँ पर स्थित है, नैनी। कई बार नैनी में जाता है, इलाहाबाद में है, दोनों जगह नैनी या मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आपका आएगा इसमें आप उत्तर प्रदेश मान लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर ही गुजरती हैं। राइट, तो देखिए इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे भारत का स्थानीय समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री जो कि पूर्व दिशा की ओर मानी गई है, जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है एक नैनी। कई बार एग्जाम में नैनी भी आ जाता है और मिर्ज़ापुर भी, तो दोनों तो आएंगे नहीं, एक ही आएगा, उसको देख लेना। ठीक है, इसमें और कम। हाँ, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे से लिया गया है। अभी मैंने ऐसे में इसके बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि हम ब्रिटेन जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच, वहाँ से हम पूर्व में हैं। ठीक है, पूर्व में होने के कारण हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम 5.5 घंटे ही क्यों हैं, डिटेल में इसको कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो उसमें हम आप बताएंगे आपको, उस पर क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करेंगे इसके साथ में। यहाँ का समय ग्रीनविच के 5.5 घंटे आगे इसलिए है, जब लंदन में 2 बजेंगी तो शाम के 7:30 बजेंगी भारत में। ठीक है, कुछ देशों के देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिनके कारण वहाँ से 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में देखें आप, तो रूस में देखें तो 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी के 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों को बांटा गया है। लेकिन देखो, अगर आप अदर कंट्री देखिए, सबसे ज़्यादा यूरोप की बात अगर करें तो यूरोप में सबसे ज़्यादा समय रेखा को माना गया है, क्योंकि उनकी जो देशांतरीय स्थिति वो अलग है। ऑस्ट्रेलिया में 5-6 समय रेखा को माना गया है, लेकिन भारत में सिर्फ 1 को। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 2 कंट्री है, एक तो रूस और एक कनाडा। ठीक है, तो चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आप इस वीडियो को आराम से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ये सीरीज आपकी कल आपकी सीरीज आएगी, चैप्टर 3 को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में।
ठीक है।